नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस में हम बात करते हैं क़ानून से मुतल्लिक़ उन बुनियादी बातों की जिनके बारे में हर आम इंसानों को, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आम हिंदुस्तानियों को जानना ज़रूरी है। हमारे जो हुकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, हमारे साथ जो मसाइल और इश्यूज़ आते हैं, उसको हल करने के लिए क़ानून एक वाहिद रास्ता है जिसको हम इख्तियार कर सकते हैं। और ये हमारे मुल्क की बड़ी खूबी है कि हर शहरी को वो बेसिक हुकूक़, बुनियादी हुकूक़ दिए गए हैं जिनके ज़रिए से हम अपने हुकूक़ को महफूज कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम इसीलिए पेश किया जा रहा है ताकि आम आदमी क़ानून से वाकिफ़ हो सके। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, मारूफ़ कानूनदां, हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मुश्तबा शिरवानी साहब। आज हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे एक अहम मौजू पे, एक मौजू जिसके बारे में आम लोग कम जानते हैं। वो मौजू है FIR। किसी भी मामले में हम सुनते हैं कि FIR दर्ज हो गई, तो FIR क्या होती है, कैसे दर्ज होती है, FIR के ज़रिए से हम अपने हुकूक़ को कैसे हासिल कर सकते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान जनाब मुश्तबा शिरवानी साहब से। शिरवानी साहब, बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। आगाज़ यहाँ से करेंगे कि FIR आम तौर पे लोग सुनते हैं पेपर में, न्यूज़ में, लेकिन वो होती क्या है, क्या मतलब होता है उसका, आम लोगों को आप क्या बताएंगे? हज़रत, अगर FIR के बारे में हम लोग बात करें तो FIR का फुल फॉर्म सबसे पहले आता है। FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो होती है कि आपके सामने कोई हादसा हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही के साथ हादसा हो तभी आप कंप्लेन करें। कोई भी XYZ आदमी जाके थाने में FIR लॉन्च कर सकता है कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। इसीलिए उसको कहते हैं इन्फॉर्मेंट जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर FIR रजिस्टर हुई है। तो FIR का बेसिकली जो फुल फॉर्म है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। और FIR कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जो क्रिमिनल नेचर का हो, उसके सिलसिले में FIR लॉन्च होती है। जैसे हमारे यहाँ दो कानून बहुत अहम हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आता है इंडियन पीनल कोड, जिसको कहते हैं IPC। ये है 1860 का, आज तक वही चला आ रहा है। टाइम बाय टाइम इसके ऊपर अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। स्टेट ने अपने लॉज को अमेंड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लॉज को अमेंड किया है। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी है वैसे वैसे उसको अमेंडमेंट होता रहा है। और एक आपका आता है CRPC, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये है 1973 का। तो CRPC के अंदर बेसिकली प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे अरेस्ट होगी, कैसे मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, FIR किन किन सर्कमस्टांसेस में कैसे कैसे किस किस चीज़ का प्रोसीजर बेसिकली जो होता है, प्रोसीजरल लॉ जो है वो आपका CRPC है। और IPC में रेलेवेंट सेक्शंस दिए हुए हैं कि किन किन ऑफेंसेस के ऊपर FIR लॉन्च होती है और किन किन ऑफेंसेस की क्या क्या सज़ा है। दीगर तरीक़े के ऑफेंसेस की दीगर तरीक़े की सज़ाएँ हैं। किसी में 6 महीने भी है, किसी में 7 साल भी है, किसी में 10 साल भी है, किसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और इवन किसी में फांसी की सज़ा भी है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ऑफेंस की कैटेगरी के ऊपर। जी। तो FIR किन किन चीज़ों में होती है? कोई भी क्रिमिनल अगर एक्शन हुआ है, सपोज़ करिए कि जैसे किसी का सामान चोरी हो गया, तो ये बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप देखें ये कप रखा हुआ है, आपने मुझे अभी तोहफे में दिया, अब आपने मुझे दे दिया, ये कप मेरा हो गया। अब अगर आप इसको ले जाएंगे तो ये हो गई चोरी, ये थेफ्ट में आ जाएगा। तो थेफ्ट में FIR होती है। जितने भी क्रिमिनल तरीक़े के मामलात हैं उनमें FIR लॉन्च होती है। अदर देन सिविल लॉ जो भी होता है क्रिमिनल होता है, इसलिए जनरली कहते हैं कि अदर देन क्रिमिनल एवरीथिंग इज़ सिविल। लेकिन यहाँ पे उल्टा मैं बता रहा हूँ कि सिविल के अलावा जो है वो क्रिमिनल अगर कोई हो रहा है केस, किसी ने किसी को मार दिया, किसी के साथ ज़बरदस्ती की, धक्का मुक्की कर दी, चोरी कर ली, डकैती डाल दी, इसके ऊपर रेलेवेंट सेक्शंस दिए हैं IPC में, उनके तहत इसमें FIR लॉन्च की जाती है। तो FIR कहाँ पे दर्ज की जाती है, किन किन जगहों पे की जाती है? FIR बेसिकली जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है उसमें FIR जिस पर्टिकुलर जगह पे इंसिडेंट हुआ है उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर FIR लॉन्च होती है। लेकिन एक जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है जो लोगों को मालूम नहीं है, अक्सर पिक्चरों में लोग देखते थे, TV सीरियल्स में देखते थे कि साहब किसी एक पर्टिकुलर इलाके में क्राइम हुआ और वो वहाँ के थाने में गए और थाने वालों ने कह दिया कि साहब वो वाला इलाका तो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, आप उस थाने में जाइए जिस थाने के इलाके में वो एरिया है। तो मैं आपको बता दूं, एक कंसेप्ट है ज़ीरो FIR का, कानून में दिया हुआ है। ज़ीरो FIR वो है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
देन द पुलिस स्टेशन इज़ बाउंड टू रजिस्टर दैट FIR। और वो किसी भी थाने में हो सकती है FIR। लेटर ऑन जिस इलाके का पुलिस स्टेशन होता है उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाती है FIR, और उसको एज अ 00 नंबर के ऊपर से उसको रजिस्टर करते हैं 0 FIR को। तो 0 FIR हमारे किसी भी थाने के अगर एरिया में नहीं भी इंसिडेंट है तो वो एरिया वो थाना आपका बाउंड है FIR लॉन्च करने के लिए। बाद में वो सबसेक्वेंटली ट्रांसफ़र हो सकती है। एक और चीज़ कि आमतौर पे हम ये सुनने में ये ख़बर मिलती है और देखते भी हैं कि FIR दर्ज नहीं हो रही है, लोग परेशान होते हैं, फिर एडवोकेट्स के पास जाते हैं। तो जो आपने बताया कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो अगर पुलिस के पास या थाने के पास ये खबर जाती है कि फ़लाँ जगह ये चीज़ होनी है तो फौरी लॉन्च होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, असल मसला ये रहता है कि सबसे बड़ी बात होती है FIR लॉन्च होने के बाद बहुत ज़िम्मेदारी हो जाती है। पुलिस की ज़िम्मेदारी है, SHO की ज़िम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि उस FIR के ऊपर उसको एक्शन लेना है, और एक्शन लेना है तो उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है। इसलिए पुलिस भी कहीं ना कहीं बचती है कि इतना एक प्लस थानों में भी एक रहता है कि इतनी इस थाने में FIR लॉन्च हुई हैं, तो वो FIR का बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का जो एक प्रोसीजर है वो तो पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए वो बचने की कोशिश करते हैं कभी कभी। हालांकि दीगर दिनों में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। जब से थानों में CCTV कैमरे लग गए हैं तब से बहुत असर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस बिल्कुल अननेसेसरी किसी को FIR ना लॉन्च करे, आप कह रहे हो। और इन केस अगर पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती है तो उसका भी प्रोसीजर, ये मैं किताब लिए बैठा हूँ, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की। इसमें पूरा प्रोसीजर दिया है कि अगर पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर रही है, आपने इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की और पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर रही है तो आप कम्युनिकेशन करिए थाने से पहले। थाने वाले नहीं लिख रहे हैं तो आप SSP साहब को लेटर लिख के दीजिए, पूरी बात लिखिएगा थाने को, मैंने फ़लाँ तारीख में दे रखी थी और थाना FIR लॉन्च नहीं कर रहा है। SSP साहब को बताइए। अगर SSP साहब भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप मजिस्ट्रेट के सामने एक सेक्शन होता है, सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, जिसको देसी भाषा में कहते हैं 156(3). तो 156(3) का नाम तो ज़रूर सुना होगा लोगों ने, लेकिन 156(3) है क्या? 156(3) में ये दिया हुआ है कि अगर पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती तो मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा पुलिस को कि FIR लॉन्च करो। बहुत सिंपल है। आप एक पैरा की एप्लीकेशन लिख के अगर कोर्ट में दे देंगे तो मजिस्ट्रेट उस पर सुनेगा और FIR को ऑर्डर करेगा अगर उसको लगेगा कि हाँ इनका केस जेन्युइन है। और बल्कि उसमें तो जैसे कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं उसमें तो बाउंड है मजिस्ट्रेट, उसमें उसको FIR लॉन्च करानी ही करानी है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लोग क्या होते हैं, होपलेस बहुत जल्दी हो जाते हैं कि साहब सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है। सिस्टम ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सिस्टम वही है जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही सिस्टम है। अगर कानूनी हुकूक आपको अपने नहीं मालूम है तो इसमें गलती आपकी है। कोई दूसरा ज़बरदस्ती आपको कानूनी हुकूक बताने नहीं आएगा। आपको नहीं मालूम ये सामान लिया जा रहा है तो ये चोरी में आ रहा है, तो इसमें किसकी क्या गलती है। और जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे थाने में तब तक उनको भी कैसे पता चलेगा क्राइम हुआ है। तो अगर कोई भी इंसिडेंट कोई भी कहीं भी देखे तो वो ड्यूटी बाउंड है इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने के लिए। और अब तो इतनी सहूलियत हो गई है कि आप ऑनलाइन साइबर सेल में कंप्लेन कर दीजिए। मोबाइल पे एक ऐप आती है UP कॉप करके, पुलिस की, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो आप UP कॉप के ऊपर जाके FIR लॉन्च कर दिए, अपनी पूरी तहरीर लिख दीजिए, आपको नंबर तक अलॉट हो जाएगा। उस पर एक्शन नहीं हो रहा, आप मजिस्ट्रेट से, कंसर्न मजिस्ट्रेट से उनके यहाँ एप्लीकेशन दीजिए कि साहब हमारी FIR के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कानून में किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं दी है, कानून में हर चीज़ की व्यवस्था दी है। ज़रूरी है कि हम लोग अपने हुकूक को जानें और उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी डेली की डेली लाइफ में। आमतौर पर लोग पुलिस से घबराते हैं, थाने से घबराते हैं। ऐसे में होता यह है कि कोई देख रहा है कि ज़्यादती हो रही है लेकिन वो थानों तक नहीं जाता है क्योंकि बाद में उनको लगता है कि हम फंसेंगे। तो इससे फिर कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि आम आदमी थाने में जाने में थोड़ा परहेज़ करता है। वो सोचता है कि थाने जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बात हो गई तो अल्टीमेटली उसको उसी पुलिस स्टेशन में जाना है। जैसे हम हिंदुस्तानियों की इन जनरल ये टेंडेंसी है कि पुलिस को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है। जैसे मेरी ही गाड़ी अभी ऑफिस के बाहर खड़ी है, हम पुलिस को लाख उल्टा सीधा कहें, लेकिन अगर गाड़ी चोरी हो गई तो अल्टीमेटली जाना तो पुलिस के ही पास पड़ेगा। तो अननेसेसरली पुलिस को अब्यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है। और अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही तो SSP साहब बैठे हैं। ये तो नहीं है कि नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब बाइस्ड हो जाएंगे आपको लेके। अरे आपका लोकल चौकी इंचार्ज नहीं सुनेंगे, SHO साहब सुनेंगे, SHO साहब नहीं सुनेंगे, CO साहब सुनेंगे, CO साहब नहीं सुनेंगे, SSP साहब सुनेंगे, SSP साहब नहीं सुनेंगे तो कोर्ट सुनेगी। और अगर सपोज करिए 156(3) की आपने एप्लीकेशन लगाई मजिस्ट्रेट के यहाँ और मजिस्ट्रेट उसको खारिज कर दिया तो आप उसका बाकायदा रिवीजन फाइल कर सकते हैं। और रिवीजन का एक प्रोसीजर है, सेशंस में रिवीजन फाइल हो सकता है और आप डायरेक्टली उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि साहब मेरी एप्लीकेशन अननेसेसरीली खारिज कर दी गई है, इसमें मेरी FIR लिखने का ऑर्डर करे। तो हाई कोर्टें भी उस पर एक्शन लेती हैं।
तो हम लोगों को कोर्टों से अपने आप को रूबरू कराना पड़ेगा, कानून से जानकारी लेनी पड़ेगी, कानून हमारे फेवर में क्या क्या कह रहा है उसके बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज़ से अब काम चलने वाला नहीं है। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या एफआईआर के लिए कुछ टाइमिंग होती है? इस थाना जा रहे हैं तो किस टाइम जाएं, एसएसपी से मिलना है तो क्या कोई ख़ास टाइमिंग है या कभी भी जा सकते हैं जब ज़रूरत हो? देखिए, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं पुलिस वाले, पब्लिक सर्वेंट्स को आप 24 घंटे में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप थाने में 24 घंटे जाके अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम लोग दीगर किस्म के मामला देखते हैं, उसमें देखते हैं एफआईआर का टाइम रात में 3-3 बजे का भी लिखा होता है, 2:30 बजे का रात में लिखा होता है, 1:30 बजे का लिखा होता है। तो पुलिस तो अकेली एक ऐसी जॉब है जो 24 घंटे बेचारे एक्टिव रहते हैं। बड़े अधिकारी तो ये है कि घर जाके सो भी लेते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको भी बेचारों को उठ के आना पड़ता है। इसी तरह थाने पे भी कंटिन्यूसली 24 घंटे आप देखिए एक ना आदमी ज़रूर रहते हैं, एफआईआर लॉन्च करने वाला भी रहता है, और आपको इंस्पेक्टर्स भी रहते हैं, सब इंस्पेक्टर्स भी रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, सिपाही भी, कांस्टेबल भी रहते हैं। जो कोई मसला होता है, क्योंकि हादसा किसी भी वक्त हो सकता है, हादसा कोई बता के तो आता नहीं है कि फ़लाँ वक्त हादसा हो रहा है, फ़लाँ वक्त किसी ने, और रात डकैती वगैरह जो होती थी ये अक्सर रात में ही होती थी। क्राइम का भी टाइम जो जनरली चूज़ किया जाता था पहले, वो रात में ही चूज़ किया जाता था। तो एफआईआर तो 24 घंटे में कभी भी हो सकती है। और अब तो इतना अच्छा सिस्टम है, डायल 100 पहले था, अब 112 हो गया है, और लेडीज़ के लिए तो 1090 का है, वो तो किसी भी तरीके की कंप्लेन कर सकती हैं 1090 के ऊपर। तो पुलिस आपकी मदद करती भी है उस पर। क्या औरतों के लिए कुछ ख़ास रियायत होती है एफआईआर करने में या वो भी कॉमन होता है? एफआईआर का जहाँ तक मामला है तो एफआईआर का तो प्रोसीजर सेम है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। लेकिन 1090 का जो यूपी गवर्नमेंट ने एक नंबर जारी किया था लेडीज़ के लिए, विमेन हेल्पलाइन जिसको कहते हैं, इसमें तो आप दीगर किसी भी औरतों के साथ घरेलू मामला कोई आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, कोई छेड़खानी का मामला है, किसी भी और तरीके का कोई क्राइम है उनकी, इवन के वर्क प्लेस के ऊपर अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस या फिर उनको कोई थ्रेटन कर रहा है या उनको किसी न किसी से इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो 1090 पे उसकी भी कंप्लेन कर सकती हैं। अब घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप लेना पड़ेगा अगर आपके साथ गलत हुआ है। क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं लेते हो तो ये समझ लीजिए आप उन लोगों के साथ भी ज़्यादती करते हो जिन लोगों के साथ आपके साथ अगर कोई वाक़या पेश आया और आपने उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया, और जिस आदमी ने किया ऐसा वाक़या उसकी हिम्मत खुल गई, हिम्मत खुली आपकी वजह से, तो आगे वो क्राइम करेगा तो आप भी उस क्राइम में पार्टनर बन गए, क्योंकि आपने सही वक्त पर उसको रोका नहीं। अगर उसी टाइम आपने थाना पुलिस कायदे से कर दिया होता तो हो सकता है कि वो आगे चल के ऐसी हरकत ना करता। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। एक मालूमात और चाहिए आपसे आम लोगों के लिए कि जो थानों की कैटेगरी होती है, थाना है, बीट है, फलां है, तो ये कितनी कैटेगरी होती है और एफआईआर के लिए कहाँ पे जाना बेहतर होगा? देखिए, जैसे थाना हो गया, अब एक थाना कैसे पूरे इलाके को मैनेज करे, इसके लिए सेपरेट चौकियाँ बनाई जाती हैं उस पर्टिकुलर थाने का जितना जुरिस्डिक्शन का एरिया होता है उसके हिसाब से। किसी थाने में आपको 2 भी चौकी मिलेंगी, किसी में 4 भी चौकी मिलेंगी, और भी ज़्यादा चौकी मिल सकती हैं आपको। एक थाना का एरिया है, फिर एक चौकी का एरिया है। जी जी जी। चौकी के अंदर भी कोई चीज़ होती है? नहीं, चौकी के अंदर कुछ नहीं होता। चौकी के अंदर जो क्राइम होता है तो चौकी में आप इन्फॉर्मेशन, बेसिकली चौकी जो बनी है ये समझ लीजिए कि पब्लिक की फैसिलिटी के लिए बनी है। जैसे हम लोग बैठे हैं थाना मड़ियाओं के अंदर, हालांकि हमारा जो जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ से भटौली चौकी भी उतनी ही है जितना थाना मड़ियाओं है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली थाने में जाके कंप्लेन करें तो हमारी एंटरटेन होगी, और हम लोग चौकी पे जाके भी अगर तहरीर देंगे तो वो भी एंटरटेन होगी। तो चौकी बेसिकली ये रहता है कि आपके नियरेस्ट अगर चौकी है तो आप चौकी में जाके इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर चौकी वालों की जिम्मेदारी है पुलिस अवेलेबल कराना, क्राइम को आगे रोकना और थाने को कम्युनिकेट करना। तो जो सबसे करीब का एरिया है वो चौकी है, चौकी के बाद थाना है जी। थाने के बाद क्या होता है? थाने के बाद आपका सीओ का ऑफिस होता है, सीओ के ऑफिस के ऊपर एसएसपी ऑफिस होता है। जैसे हम लोगों का तो अब क्यों कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया तो डीसीपी का, एसीपी का ऑफिस है, और उसके बाद कमिश्नर का ऑफिस है। जी। एक आखिरी सवाल और कि एफआईआर दर्ज कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये खबर कैसे मिलेगी, इसका क्या? अगर सपोज़ करिए आपने एफआईआर लॉन्च कर दी है और आपको ये लग रहा है कि पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो वो पर्टिकुलर थाना जिस जुरिस्डिक्शन में, मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, आप उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग सकते हैं। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, कोर्ट फ़ौरन तलब करेगी थाने को कि आईओ कौन है, और आईओ से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब करेगी कि इस केस में क्या हुआ ये बताओ, और वो ड्यूटी बाउंड है बताना, वरना उसके खिलाफ एक्शन होगा। एक और चीज़ चलते चलते कि जो पब्लिक पैलेसेस होते हैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ऐसा हो रहा है, कहीं पे वैसा हो रहा है, तो क्या इन चीज़ों की भी शिकायत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है,
शिकायत तो आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं अगर कोई नाजायज़ काम हो रहा है, पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है। अब ये है कि उसके फोरम अलग अलग हैं। जैसे सपोज़ करिए किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी आपने देखा कि एक आदमी किसी लड़की से कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करके कि साहब ये इस तरीके से गलत हो रहा। हो सकता है वो लड़की हिम्मत ना जुटा पाए कंप्लेन करने की, लेकिन आप उसको रोकने के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। अब सपोज़ करिए आपकी पर्टिकुलर ज़मीन को किसी ने एनक्रोच कर लिया है, तो उसके लिए दूसरी अथॉरिटीज़ हैं जिनके सामने आप जाएंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्राइम किस पर्टिकुलर एरिया को क्राइम कहते हैं और कौन सी आपकी चीज़ जो है वो दीगर फील्ड की है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस, और आज हमने बात की एफ़आईआर के बारे में। एफ़आईआर क्या है, कैसे लॉन्च होती है, उसकी रिपोर्ट कैसे मिलती है, कहाँ कहाँ होती है, ये सारी तफसीलात हमारे ख़ास मेहमान मुश्तबा शिरवानी साहब ने आप तक पहुँचाई। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम को आप भी समझेंगे और आप अपने दोस्तों में, ताल्लुक़ वालों में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ हो सके और इस तरह अगर ज़रूरत पड़े तो अपने हुकूक़ की हिफाजत कर सकें, अपने मुतल्लिक़ीन के हुकूक़ की हिफाजत कर सकें। तो आखिरी गुजारिश आपसे यही है कि इस पैगाम को दूर तक पहुंचाइए, लोगों तक कन्वे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।